बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे विल वी टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट लेक्चर दैट इज़ द थ्री डायमेंशनल मोशन। और आज के लेक्चर के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बॉडी के थ्री डायमेंशनल मोशन को और उसके पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ वी कैन राइट द पोजीशन इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशन, then the distance, displacement, velocity, acceleration, and equations of motion. So in the three-dimensional motion, we will talk about all these things. This topic is related to our fundamentals of mechanics course for the class BS Orthotics and Plastics in first semester morning, fall 2021. So in the last lectures, we have discussed complete, you can say, discussion regarding the two-dimensional motion. तो हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान जो है टू डिमेंशनल मोशन की डिटेल डिस्कशन की थी। सो इन दैट रिस्पेक्ट वी हैव डिस्कस टू केस स्टडीज। हमने दो केस स्टडीज की थी। द फर्स्ट वन द प्रोजेक्टाइल मोशन दैट वाज रिलेटेड टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है वो भी हमने पढ़ी और उसको जो है स्टडी किया फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देयर सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सो इन बातों को पढ़ने के बाद नाउ वी आर एबल टू डिस्कस द थ्री डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ द बॉडी इन थ्री डायमेंशनल मोशन। सो इन दिस रिगार्ड हम आज के लेक्चर के अंदर जो है मोशन इन थ्री डायमेंशंस को पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का जो मकसद होगा वो मोशन को एक्सप्लेन करना होगा थ्री डायमेंशन के अंदर। किसी भी मोशन को एक्सप्लेन करने का जो फंडामेंटल वे है वो है कि अगर आपकी बॉडी जो है उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है तो वी विल कॉल इट एज कि ये बॉडी मोशन में। सो इट्स मीन द बेस इज रिलेटेड टू द मोशन पोजीशन। सो दैट इज व्हाई इन थ्री डायमेंशन मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है वो थ्री डायमेंशन में एक्सप्लेन करेंगे कैसे लिखी जा सकती है। After that, we will discuss about the change in position, that is the displacement, and displacement with respect to time, changing velocity जो है उसके ऊपर बात करेंगे। Then we will discuss about the acceleration, हम किस तरह से बॉडी के acceleration को थ्री dimension में एक्सप्लेन कर सकते हैं। And then we will discuss at the end the equation of motion that is required for the three dimension. So let's start with the three dimensional motion. नाम से ही ज़ाहिर है ये ऐसी मोशन होगी जिसके अंदर बॉडी जो है थ्री डिमेंशंस के अंदर मूव करती है। लॉन्ग एक्स भी हो सकती है, वाई भी, जी भी एट द सेम टाइम। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड थ्री डिमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग थ्री डिमेंशन इज कॉल्ड द थ्री डिमेंशनल मोशन, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ऐसी मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की जो तीन डायरेक्शन में हो, तीन डायमेंशन में हो एट द सेम टाइम, सच विल बी कॉल्ड एज अ थ्री डिमेंशनल मोशन। और अगर और क्लियर और आसान तरीके से बात की जाए तो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस इज कॉल्ड थ्री डिमेंशनल मोशन। और ऐसे ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि बॉडी को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेस की रिप्रेजेंटेशन जरूरी है और स्पेस के अंदर बॉडी की जो भी मोशन होगी इट इज कॉल्ड द थ्री डिमेंशनल मोशन। For example, as you can see here, the motion of the gas molecules in the gas container. So as you can see here, the gas molecules जो है वो आपके सामने देख सकते हैं वो randomly भी move कर रहे हैं। Secondly, they can move in along x-axis, y-axis, z-axis, and or at the same time. So such type of the motion of the body is called the three-dimensional motion. And this three-dimensional motion हमें जो सबसे पहले दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दी टू लोकेट एनी पर्टिकुलर बॉडी जिसकी हम पोजीशन की बात करना चाहते हैं और जिस हवाले से हम उसकी पूरी की पूरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को लेके चलेंगे। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं द पार्टिकल हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन रिक्वायर द मिनिमम थ्री कंपोनेंट्स फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। याद रखिएगा, अगर हम कहते हैं किसी भी बॉडी और पार्टिकल को कि वो थ्री डायमेंशनल मोशन है तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पार्टिकल को मिनिमम फिर कितने चाहिए होंगे जी, तीन डायरेक्शन, तीन कंपोनेंट चाहिए होंगे उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए। एज यू कैन सी हियर इन ये हमने बहुत पहले अपने वेक्टर इन थ्री डायमेंशन वाले हिस्से से उठाया हुआ है। उसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमने तब भी यही कहा था
कि वेक्टर जो है थ्री डायमेंशन के अंदर तब माना जाएगा अगर उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग और सी के लॉन्ग। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम कह सकते हैं कि कोई वेक्टर जो है वो तीन डायरेक्शंस और तीन थ्री डी में लाई करता है अगर उसका कोई कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग हो, वाई के लॉन्ग हो और जी के लॉन्ग हो। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास जो वेक्टर है वो थ्री डायमेंशन में लाई करता है। इन द सेम वे इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी बॉडी की मोशन पोजीशन दैट इज द पोजीशन वेक्टर आर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये डिपेंड करता है तीन डायरेक्शंस के ऊपर। एज यू कैन सी है द पोजीशन वेक्टर आर can be divided into the x component, we have y component and z component। तो उस हवाले से आपके पास r जो है वो एक थ्री डायमेंशनल पोजीशन होगी, पोजीशन वेक्टर है जो किसी पॉइंट p को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो पॉइंट p है ये थ्री डी में लाई करता है। और जिस तरह से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके तीन कंपोनेंट लेते थे, द टोटल वेक्टर रिप्रेजेंट्स बाय द एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड द जी कंपोनेंट। इन द सेम वे we can write them in terms of the position vector of the body having three dimension motion। तो ये एक्स की कम वैल्यू हो जाएगी, ये वाई का पॉइंट हो जाएगा एंड जी का पॉइंट हो जाएगा। तो यू कैन सी हियर यहाँ पे हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स, वाई एंड जी लिख सकते हैं, और उस हवाले से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये इस मुताबिक लिखा जा सकता है, या फिर अगर आपने कंपोनेंट वाइज लिखना है तो यू कैन राइट इट एज दिस वे और दिस वे। ये एक्स के लॉन्ग होगा प्लस वाई के लॉन्ग प्लस जी के लॉन्ग, देन सच position vector will be called as the three dimensional position। Similarly, uh, any change in the position is called displacement। तो आप यहाँ पे भी ये बात देख सकते हैं कि आपके पास a change in position of the particle having three dimensional motion with respect to its surrounding is called displacement in 3D। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अगर आपकी पोजीशन है पर किसी भी बॉडी की, अगर वो थ्री डायमेंशन में है तो उस पोजीशन के अंदर जो चेंज होगा ऑब्वियसली वो भी क्या होगा जी, थ्री डायमेंशन में होगा। जैसा कि आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि अगर आपका कोई पार्टिकल है उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसकी पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन चेंज हो जाती है और फाइनल पोजीशन चेंज हो जाती है तो हम उसे कहेंगे दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करेगा द चेंज इन पोजीशन पे। अगर आप गौर करें तो डेल चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते थे, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो दिस विल बी डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा वी। तो ओवरऑल तौर पे हम ये लिख सकते हैं दैट डेल्टा इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस वन, x2 is basically represented by the final and 1 is represents the फर्स्ट। तो उस वाले से आपके पास यहाँ पे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, और इसी तरह से y2 माइनस y1 इट कुड बी फाइनल माइनस इनिशियल, इसी तरह से z2 माइनस z1 दैट इज द चेंज इन पोजीशन अलोंग z। तो दिस इज चेंज इन पोजीशन लॉग y, दिस इज चेंज इन पोजीशन लॉग x, और d जो है दैट इज द डेल्टा r, दैट इज द ओवरऑल चेंज और रिजल्टेंट चेंज इन द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो आप उस हवाले से कह सकते हैं कि d इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एंड डेल्टा x2 माइनस x1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द डेल्टा x। तो उस हवाले से आपके पास ये जो है डेल्टा x के हिसाब से लिखा जा सकता है, y2 minus y1 can be represented as delta y and z2 minus z1 can be represented as delta z। तो उस वाले से आपके पास जो है वो डेल्टा r can be written as डेल्टा x प्लस डेल्टा y प्लस डेल्टा z की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन द मीनवाइल वी हैव आल्सो नोन दैट कि आपके पास जो वेलोसिटी होती है दैट इज द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द टाइम हैविंग थ्री डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड अ वेलोसिटी इन थ्री डायमेंशन। तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपकी बॉडी जो है वो इनिशियल r1 पोजीशन से r2 पोजीशन पे चली जाती है तो ये जो चेंज आया है दैट इज कॉल्ड डेल्टा r,
और अगर आपका ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑब्जर्व किया जा सकता है तो इट इज कॉल्ड दी v, that is the velocity. If this change and the time factor is much greater than the overall scenario, then this time can be this velocity can be taken as average velocity. और अगर ये जो टाइम है इट इज मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू द 2 पॉइंट्स, देन ये आपके पास क्या लिखा जा सकती है, इट विल बी कॉल्ड द लिमिटिंग वेलोसिटी और यू कैन से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो उस वाले से आप देख सकते हैं यहाँ कि यहाँ पे आपके पास दैट वी द सेम फार्मूला है जो हम थ्रू डी में या वन डी में पढ़ते आए हैं। फ़र्क किस कहाँ पे है जी, पोजीशन के अंदर है। और यहाँ पे डेल्टा आर इज रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और दैट इज द चेंज इन पोजीशन व्हिच इज कैन बी टेकन एज डिस्प्लेसमेंट। और ये डेल्टा टी जो है दैट इज द चेंज इन टाइम। अगर तो ये टाइम फैक्टर 2 पॉइंट्स का डिफरेंस ज़्यादा है और ज़्यादा बड़ी चेंज है तो आप इसको कह सकते हैं दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। इफ वी पुट अ डेफिनेशन दैट कि अगर आपके पास जो टाइम लिमिट है डेल्टा टी अगर वो अप्रोच करती है जीरो को, इट्स मीन कि ये दो पॉइंट जो है वो क्या है आपस में क्लोजली स्पेस है। अगर आपके पास ये दूसरी पोजीशन है और ये आपस में क्लोजली स्पेस्ड है तो इस सिचुएशन के अंदर जो है ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होंगे। or you can apply the limit here delta t approaches to zero for this case when the 2 points approach to each other। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी जो वेलोसिटी होगी इट विल बी कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिकॉज वी यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग द वेलोसिटी इन विद इंस्टेंटेनियसली। तो इंस्टेंटेनियस से मुराद द टाइम फैक्टर जो है वो अप्रोच कर जाए किसको जी, जीरो को। तो it is very short time, तो इसलिए for short interval of time we use the instantaneous velocity and for the large interval of time we use the average velocity concept। सिमिलरली जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा था डेल्टा आर could be represented और डेल्टा टी तो है। तो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज में सिर्फ ये फ़र्क होगा कि जैसे ही आप डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो पुट करेंगे तो आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंशियल पार्ट। तो ये जो डेल्टा है डेल्टा विल रिप्लेस्ड बाय द डी। तो ये जो डेल्टा है इसको आप रिप्लेस कर देंगे डी को। दिस डी इज बेसिकली दी डिफरेंशियल पार्ट हो रहे हैं। तो ये डी जो है इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो एज यू कैन सी है डी आर ओवर डी टी और ये आपके पास जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे कि आप जानते थे आर जो है वो बताते खुद एक्स पे डिपेंड करता है, वाई की वैल्यू हो सकती है और जी की वैल्यू हो सकती है। तो कंपोनेंट वाइज देखा जाए so we can take them in three separate values here। अगर x कंपोनेंट की बात करेंगे तो इट विल बी टेकन एज dx ओवर dt। अगर y कंपोनेंट की बात करेंगे इट विल बी टेकन एज dy ओवर dt। एंड अगर z कंपोनेंट की बात करेंगे then it will be taken as dg over dt। एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट द फार्मूला भी जो है वो ऑक्युपाई करता है किसको जी, डी को। डी इज द डिफरेंशियल। तो इसका मतलब ये जो वी एक्स है वी वाई है और वी बी है ये आपस में आपके पास क्या है, दीज आर दी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंपोनेंट्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। तो उस हवाले से आप इसका एक्स वाई और जी कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर आप इसका एक्स वाई और जी कंपोनेंट निकाल सकते हैं तो आप वेलोसिटी की ओवरऑल वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और वो किस तरह से की जा सकती है, वेरी सिंपल कि यही वाले कंपोनेंट्स मिलके आपके पास टोटल वेलोसिटी, टोटल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बना सकते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो अगर आई यूनिट वेक्टर के अक्रॉस होगा तो v वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। वाई के लॉन्ग है तो इट विल बी टेकन एज डी वाई ओवर डी टी। और अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है इट विल बी टेकन एज डी जी ओवर डी टी। तो इस वाले से आप इसको इन कंप्लीट फॉर्म लिख सकते हैं। ये कंपोनेंट फॉर्म है जी, दिस इज कॉल्ड द कंपोनेंट फॉर्म एंड दिस इज द कंप्लीट फॉर्म। और ये कंप्लीट फॉर्म के मुताबिक लिखा जा सकता है। अगर आप किसी वेक्टर की कंप्लीट फॉर्म बना सकते हैं तो यू कैन आल्सो measure the total magnitude of the vector, and for this you have to just write down here the total magnitude formula for the vector for the three dimensional case। तो अगर आपको याद हो
तो हमने थ्री डायमेंशन केस के लिए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का तरीकाकार पढ़ा था, और वो बड़ा सिंपल है। यू जस्ट पुट हेयर द कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट होल स्क्वायर dx over dt whole square plus dy over dt whole square plus dv over dt whole square। तो इस तरह से आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी की वो निकाली जा सकती है, एंड दिस मैग्नीट्यूड विल बिकम्स है द स्पीड। पहले ये वेलोसिटी थी, अब अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो ये क्या बन जाएगी जी, ये स्पीड बन जाएगी। तो इस वाले से याद रखिएगा। Similarly, we can also estimate the acceleration of a particle, or that will the same story that we have narrate here. The change of the velocity of the particle with respect to the time of the with respect to time under the three-dimensional motion is called acceleration. So it will be basically equal to the change in velocity over change in time, and it will be taken as a here. So that is the acceleration, and that will be the, as you so know that now कि अगर हम डेल्टा लिखते हैं और तो ये इसका मतलब है लार्ज वैल्यूज, तो डेल्टा टी, तो इसका मतलब होगा कि ये कौन सा एक्सेलरेशन है, इट विल बी द एवरेज एक्सेलरेशन। एंड इफ यू हैव डी ओ डी टी देन यू हैव डिफरेंट एक्सेलरेशन एज यू कैन सी हेयर। आप यहाँ पे अगर हाईलाइटर को देखें तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है दैट इज अ v1, और सेकेंड पॉइंट पे जो वेलोसिटी है दैट इज V2। सो V1 और V2 को अगर हम कंपोनेंट अप्रोच के हिसाब से देखें दैट वी हैव अर्लीली डन इन द वेलोसिटी वाला जो सर्कुलर मोशन वाले हिस्से के अंदर था, तो आपके पास जो ओवरऑल इफेक्ट आता है दैट इज द एवरेज एक्सेलरेशन का आता है। तो अगर आप गौर करें तो सर्कुलर मोशन के अंदर जो पोजीशन थी हमारे पास वो थी, वो टू डायमेंशनल थी। बट अगर हम किसी स्फीयर के अंदर बॉडी के मोशन को देखें तो वी कैन एस्टिमेट इन थ्री डायमेंशन, तो ये थ्री डायमेंशन के वाले से हो सकती है। बट द एवरेज एक्सेलरेशन पे डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी तो हो जाएगा। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो एवरेज एक्सेलरेशन विल बिकम वी एवरेज इज इक्वल डेल्टा वी एन डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू वी टू माइनस वी वन ओवर टी टू माइनस टी वन। दिस इज कॉल्ड दी एवरेज एक्सेलरेशन। Or if we notice that the delta t is again approaches to zero, then delta v over delta t becomes dv over dt, and this acceleration is known as instantaneous acceleration. That will be the for the short interval of time. और इसी तरह से जिस तरह हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट्स किए थे, वी कैन आल्सो मेक द कंपोनेंट फॉर द एक्सेलरेशन। ए एक्स कंपोनेंट इज इक्वल टू डी वी एक्स ओवर डी टी, ए वाई कंपोनेंट इज इक्वल टू डी वी वाई ओवर डी टी, and AZ component is equal to dVz over dt. So these are the components, and from these components we can make a total net acceleration, और acceleration की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है dvx over dt x I unit vector plus dvy over dt j unit vector plus dvz over dt k unit vector is complete add ups into the to give the total acceleration, and this acceleration is known as instantaneous acceleration। तो ये बात याद रखिएगा, जहाँ पे डी वी ओवर डी टी डिफरेंशियल पार्ट्स आना शुरू हो जाते हैं तो इट्स मीन दिस चेंज इज वेरी 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 स्मॉल, एंड फॉर दैट रीजन दिस acceleration will become instantaneous acceleration because the the time interval defines that this is very very small value of the time. So similarly we can also write them as in a different way, and that is the d2x over dt square. So similarly, ay is equal to d2y over dt square and dv square। ये किस तरह से लिखा जा सकता है, इट इज़ वेरी सिंपल वे। मैं आपको बता देता हूँ दैट क्या आपने अभी देखा कि वी कैन राइट हिज एज ए एक्स कंपोनेंट, इफ आई कैन राइट हियर द ए एक्स कंपोनेंट, तो दिस ए एक्स कंपोनेंट इज बेसिकली इक्वल टू होगा डी वी एक्स ओवर डी टी। सो जबकि अगर देखा जाए तो जो v है, एक्चुअली ये vx जो था, इट कैन बी रिटन एज here
ये किस तरह से लिखा जा सकता है अगर आप गौर करें तो वी एक्स कैन बी रिटन एज हेयर वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। तो ये वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी लिखा जा सकता है। तो एज यू सी हेयर तो डी ओवर डी टी एंड डी एक्स ओवर डी टी ये मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू को जस्ट यू हैव टू पुट हेयर बैक। तो आपने इसकी वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे पुट कर देना है। जैसे ही आप इस वैल्यू को उठा के पुट करते हैं तो ए एक्स विल बिकम एज, यहाँ पे हमारे पास डबल डी हो जाता है डी ओवर डी टी, तो ये वैसे का वैसा ही रह देंगे। उसके साथ ही अगेन यू हैव डी ओवर डी टी एंड एक्स है। तो जैसे ही आप ये लिखते हैं तो इट विल बिकम द डी और डी डी स्क्वेयर, सो दैट इज व्हाई हियर वी हैव टू, एंड दिस इज द डी टी होल स्क्वेयर, सो दैट इज व्हाई वी हैव हियर टू। तो इस तरह से आप इसको हम, इट इज कॉल्ड द डबल डेरिवेटिव अप्रोच। तो ये डबल डिफरेंशियल पार्ट के हिसाब से भी लिखा जा सकता है। बट आई नो दैट द मोस्ट ऑफ यू आर द बायो मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उस हवाले से जो है ये मैथमेटिकल जो है डिटेल्ड मैथमेटिक्स जो है इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, और इस हवाले से हम काफ़ी चीज़ों को यहाँ पे स्किप भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के लिहाज से ही डील किया जा सके। तो इस हवाले से डोंट वरी इफ़ यू डोंट नो अबाउट द थिंग्स, बट याद रखिएगा कि ये डिफरेंशियल और डबल डिफरेंशियल के तौर पे लिया जा सकता है एक्सेलरेशन को। और डबल डिफरेंशियल किसका है जी, दैट इज़ द पोजीशन। तो याद रखिएगा कि आप किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को उसके डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम से अगर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो वो एक्सेलरेशन निकाल देता है। ठीक है जी? तो अगर सिंगल डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो वेलोसिटी होता है, अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो वो एक्सेलरेशन देता है। But for the case of simplicity, we just limit our discussion only for these structures है। तो उस वाले से हम सिर्फ अपनी बात को यहाँ तक महदूद रखेंगे ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी और मुश्किलात पैदा ना हो। जी, सिमिलरली जिस तरह से हमने पोजीशन निकाली है, वेलोसिटी निकाली है, एक्सेलरेशन निकाला है, इसी तरह से हम इक्वेशन ऑफ मोशन भी निकाल सकते हैं। और इसमें गौरतलब बात ये है कि ओवरऑल फार्मूलाज़ के स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुए, जैसा कि हमने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में पढ़े हैं, 3 डायमेंशन में भी वैसे है। सिमिलरली जो इक्वेशंस हमने 1 डायमेंशन में बनाई थी, वो भी वैसे ही ट्रीट की जाएँगी और वो भी वैसे ही रहेंगी। बस फ़र्क ये होगा कि भी उनके भी कंपोनेंट्स जो हैं वो 3 डायमेंशन के अंदर एक्सप्लेन किए जा सकेंगे, अदरवाइज़ और कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की बात करेंगे, एंड द टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करेंगे कि कितनी तरह की टाइप्स होती हैं और व्हाई वी नीड द कांसेप्ट ऑफ फोर्स, इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। एंड एज वेल एज वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज ऑफ फोर्सेस कि जो भी फोर्सेस इंटरेक्ट करती हैं और अ, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ किसी फिजिकल लॉ के साथ कैसे रिलेट की जा सकती हैं, इंशाल्लाह हम उसकी भी बात करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म की अगर कोई आपके पास क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से कर सकते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।